हम चाहते हैं बिहार आगे बढ़े, हम सब युवा हैं, चिराग भाई वहां बैठे वो भी युवा हैं, लेकिन बिहार के साथ वो युवा है सब्जी ले गया गुजरात, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, और इन्होंने बिहार को वो हरा धनिया की कुछ पत्तियां, वो गुच्छा भी नहीं दिया हरा धनिया का, कुछ पत्तियां और वो 1-2 हरी मिर्च डाल दी, तो लोगों को लगा कि पता नहीं बिहार को क्या मिला। ये सच्चाई नहीं है, बिहार को कुछ नहीं मिला। मुद्दतों पुरानी दीवार को कब तक कलाकारियों से नया करते रहेंगे? बुनियाद दिन ब दिन कमजोर होनी ही है, दीवार रंगीन ही सही, गिरनी ही है। अरे मन की बात करने वालों, थोड़ा अन्न की भी बात किया करो, सपनों की बात करने वालों, थोड़ा सच की भी बात किया करो। हमारे बिहार में भोजपुरी में कहावत है, गाछ में कटहल होठ में तेल। इन्होंने कहा कि बिहार में 2 नए ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट्स बनाए जाएंगे। कहाँ बनाए जाएंगे उसका जिक्र नहीं है, कितनी राशि आवंटित हुई उसका जिक्र नहीं है। उपसभापति महोदय, बजट पे चर्चा के लिए अवसर देने के लिए मैं हमारी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय श्री लालू प्रसाद जी, नेता प्रतिपक्ष श्री तेजस्वी यादव और आपका भी धन्यवाद देता हूं। महोदय, यह बजट आर्थिक विकास का नहीं बल्कि जुमलों का एक दस्तावेज है और बिहार के लिए तो यह एक चुनावी बुलबुला है। जैसे ही चुनाव खत्म होगा ये बुलबुला फट जाएगा। यह आम आदमी और किसानों का नहीं बल्कि यह बाजार और धनवानों का बजट है। महोदय, यह प्रोग्रेसिव नहीं रिग्रेसिव बजट है। इस बजट में युवाओं को, किसानों को, बेरोजगारों को, छात्रों को, उनके लिए इस बजट में कुछ नहीं है। उनके लिए सरकार ने इस बजट में नौकरी को ना कहा, महंगाई को मोर, धरातल पर कुछ नहीं बिना बात का शोर। तो इस बजट में किसी के लिए कुछ नहीं है। अभी मैं सुन रहा था, हमारे उड़ीसा के साथी बोल रहे थे, बाकी इधर के भी साथी बोल रहे थे कि इस बजट में बिहार को बहुत कुछ मिला है। साथियों, यह सच्चाई नहीं है। बिहार को इस बजट में कुछ नहीं मिला। 2015 से वही घोषणाएं बार बार हो रही हैं। 1,65,000 करोड़ का माननीय प्रधानमंत्री ने 2015 में एक तरह से बोली लगाते हुए कहा था कि 1,65,000 करोड़ का। आप जितने भी पिछले 10 वर्ष के बजट उठा के देखिए, वही चीज़ रिपीट हो रही है। बिहार के लिए बजट में घोषणा यहाँ संसद से शुरू होती है और संसद में ही ख़त्म हो जाती है। यहाँ की घोषणाएं दिल्ली का बॉर्डर भी पार नहीं कर पाती। बिहार तो फिर भी 1,000 किलोमीटर दूर है। महोदय, इनकी जो घोषणाएं हैं वो बिहार में बने हुए पुलों की तरह हैं। कागजों में तो ये घोषणाएं बहुत शानदार, लंबी, चौड़ी और चमचमाती हुई नजर आती है, लेकिन धरातल पे उतरते हुए ही जैसे बिहार में वो भर भरा कर पुल गिर जाते ही, ऐसे ही इनकी घोषणाओं का हश्र होता है। हमारे बिहार में भोजपुरी में कहावत है, गाछ में कटहल होठ में तेल। यानी जब कटहल पेड़ पे रहता है तो लोग होठ पे तेल लगा लेते हैं। तो पिछले 10 वर्ष से वहाँ की सरकार और बिहार के लोग झोली फैला के खड़े हैं कि कब कटहल से पेड़ गिरेगा, कब हमारा कल्याण होगा, उसको खाएंगे। खाली घोषणाएं हो रही हैं, कुछ नहीं मिला है। महोदय, जैसा अच्छा, हम आपसे पूछना चाहते हैं कि बिहार को क्या वह मिला जिसकी बिहार को जरूरत थी? क्या बिहार को वह मिला जो पटना ने मांगा था, या बिहार को वह दिया गया जो दिल्ली देना चाहती थी? ये जो इस सवाल का जवाब देगा वो बिहार और बिहार के लिए इस बजट का महत्व समझ जाएगा। महोदय, बिहार के लिए योजनाएं तो बहुत बनाई जाती है और डंके की चोट पे बताई भी जाती है, लेकिन उनकी वास्तविकता अलग है। जैसे कि इस बजट में बिहार के बारे में 4-5 चीज़ों का जिक्र हुआ। 4-5 बार बिहार का नाम आया। चूंकि चुनावी वर्ष है तो लोगों को लगा कि पता नहीं बिहार को क्या मिल गया। एयरपोर्ट्स की बात हुई। इन्होंने कहा कि बिहार में 2 नए ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट्स बनाए जाएंगे। कहाँ बनाए जाएंगे उसका जिक्र नहीं है। कितनी राशि आवंटित हुई उसका जिक्र नहीं है। सुनने में आया बाद में कि एक सोनपुर में बनाया जाएगा, एक राजगीर में बनाया जाएगा। महोदय, उसकी भौगोलिक स्थिति बताते हैं। बीच में पटना है, उसमें कहा कि 2 एयरपोर्ट, पहले एक पटना का एक्सपेंशन चल रहा है, कितने वर्षों से चल रहा है और हर बजट में उसका जिक्र होता है। इस बजट में भी जिक्र कर दिया कि पटना में एयरपोर्ट का एक्सपेंशन हो रहा है, बीटा में भी होना है, ब्राउन फील्ड बनाएंगे। 2 ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट की बात हुई, सोनपुर और राजगीर। 2 एग्जिस्टिंग और 2 बनाने की बात हुई। महोदय, 65 माइल्स की दूरी में ये चारों एयरपोर्ट हैं। 65 माइल्स एंड अराउंड 57 नॉटिकल माइल्स। क्या वाइबिलिटी होगी चारों एयरपोर्ट्स की?
आप इधर सोनपुर में बनाएंगे, इधर राजगीर में बनाएंगे, बीच में पटना और बिहटा का ऑलरेडी एग्जिस्टिंग है। तो उसका उद्देश्य क्या है? उद्देश्य यही है 65 माइल्स में अगर इस देश में 4 एयरपोर्ट कहीं होंगे तो हमारा भी ज्ञानवर्धन कर दीजिएगा। हम तो माननीय वित्त मंत्री और आप सरकार से कहना चाहेंगे, इन एयरपोर्ट्स की क्या वायबिलिटी होगी? 65 माइल्स में 4 एयरपोर्ट जो आपने प्रपोज किए हैं, और ये नहीं बताया कहाँ बनेंगे और क्या राशि होगी। हम तो यही कहेंगे कि पहले बोलते हैं कि 2005 से पहले तो सृष्टि नहीं थी, जैसे कहते हैं 2014 से पहले कुछ नहीं होता था। तो 2005 से पहले बिहार में इंटरनेशनल फ्लाइट चलती थी। आप दरभंगा बेंगलुरु का किराया देखिए महोदय, आज भी आप देखिएगा कल का किराया 60,000 65,000 किराया मिलेगा। आप दूसरे शहरों में नई सेवा, हवाई सेवा शुरू कीजिए अगर आप बिहार को कुछ एविएशन सेक्टर में देना चाहते हैं तो। बात हुई मखाना बोर्ड की। मखाना बोर्ड में हुआ कि मखाना बोर्ड स्थापित किया जाएगा। महोदय 23 साल पहले नेशनल रिसर्च सेंटर फॉर मखाना की स्थापना हुई थी, 23 साल से कार्यरत है। 44 सैंक्शन पोस्ट है वहाँ, 10 स्टाफ वहाँ काम करते हैं। वहाँ आज तक पूर्णकालिक निदेशक की नियुक्ति भी नहीं हुई है, और पिछले 5 साल में मात्र 3 करोड़ 40 लाख रुपए ही खर्च हुआ है। और मखाना का और नेशनल सेंट्रल रिसर्च फॉर मखाना का मैंडेट सेम ही है। जब रिसर्च सेंटर था तो आपने मखाना बोर्ड की क्या बनाना है? इन्होंने बात की वेस्टर्न कोसी कैनाल प्रोजेक्ट की। महोदय ये प्रोजेक्ट 60 साल से अधिक समय से चल रहा है, उसमें खाली एक लाइन लिखी है बजट में कि वित्तीय मदद दी जाएगी। कितनी वित्तीय मदद दी जाएगी उसका जिक्र नहीं है। एक चलते हुए पेज 9 पे, इसी बजट में पेज 9 पे इन्होंने लिखा है कि पटना IIT विल ऑल्सो बी एक्सपेंडेड, दैट्स इट। हाउ इट विल बी एक्सपेंडेड, हाउ मच मनी विल बी गिवन, नो मेंशन ऑफ इट। महोदय मैं माननीय वित्त मंत्री से पूछना चाहूँगा कि बिहार एक पिछड़ा राज्य है, केंद्र के द्वारा बिहार में किया गया प्रति व्यक्ति निवेश क्या है, और इसी सरकार का महाराष्ट्र, गुजरात और आंध्र प्रदेश में प्रति व्यक्ति निवेश क्या है, और आपने बिहार में प्रति व्यक्ति निवेश कितना किया है, और प्रति व्यक्ति निवेश की राष्ट्रीय औसत क्या है, ये सरकार बताए। और इस बजट में कोई उल्लेख नहीं किया है। बिहार पिछड़ा राज्य है, लेकिन ये नहीं बताया कि बिहार में उद्योगों की स्थापना की क्या योजना है, पलायन रोकने की क्या योजना है, बिहार में बाढ़ और आपदा से निपटने की क्या योजना है, बेरोजगारी और गरीबी समाप्त करने की क्या योजना है। बिहार के किसानों की आय देश में सबसे कम है, उसे बढ़ाने की क्या योजना है। इन्होंने बिहार को स्पेशल राज्य का दर्जा नहीं दिया, स्पेशल पैकेज नहीं दिया, लेकिन हाँ बिहार को स्पेशल जुमले और स्पेशल सपने जरूर दिए हैं। इन्होंने चुनाव के दौरान कहा था कि बिहार को नंबर 1 बना देंगे। 20 साल से वहाँ NDA की सरकार है, माननीय नीतीश कुमार मुख्यमंत्री हैं। 11 साल से दिल्ली में मोदी जी की सरकार है, लेकिन बिहार को क्या इन्होंने नंबर 1 बनाया? नहीं। आप नीति आयोग का सूचकांक उठा के देख लीजिए, कोई इंडेक्स उठा के देख लीजिए, बिहार नीचे से नंबर 1 बनाया इन्होंने। विकास में नीचे से नंबर 1 है, साक्षरता में नीचे से नंबर 1 है, बेरोजगारी में नीचे से रोजगार देने में नीचे से नंबर 1 है, स्वास्थ्य सेवाओं में नीचे से नंबर है, बुनियादी सुविधाओं में नीचे से नंबर 1 है, आधुनिक सुविधाओं में नीचे से नंबर 1 है। 20 साल सरकार में है NDA वहाँ बिहार में, लेकिन हाँ बिहार को इन्होंने कुछ चीज़ों में नंबर 1 जरूर बनाया है। किन चीज़ों में नंबर 1 बनाया है? अपराध में नंबर 1 बनाया है, भ्रष्टाचार में नंबर 1 बनाया है, पेपर लीक में नंबर 1 बनाया है, बेरोजगारी में नंबर 1 बनाया है, पलायन में नंबर 1 बनाया है, नौकरी मांगने पर लाठी और डंडा चलाने और थप्पड़ मारने में नंबर 1 बनाया है, मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी में नंबर 1 बनाया है। महोदय माननीय वित्त मंत्री 2020 के चुनाव में बिहार में गई थी, इन्होंने घोषणा की थी कि बिहार में NDA की सरकार बनने पे 19 लाख नौकरियां दी जाएंगी। कितनी नौकरी दी? मैं पूछना चाहता हूं माननीय वित्त मंत्री इसका जवाब दे। आप 2 दशक से सरकार में है, 1 दशक से यहाँ सरकार में है। मैं सरकार से इतना ही कहूँगा कि बहुत हो चुका, अब बिहार का भाषण और राशन से शोषण मत कीजिए। 14 करोड़ बिहारवासी, युवा बिहार है, वो भी सपना देखना चाहता है, वो चाहता है कि बिहार नंबर 1 रहे। हमारे नेता तेजस्वी यादव 17 महीने के लिए सरकार में थे, 5 लाख नौकरियां दी, 3.5 लाख नौकरियां प्रक्रियाधीन करवाई, जातिगत सर्वेक्षण देश में प्रथम बार करवाया, 65% तक आरक्षण बढ़वाया। 11 वर्षों से बिहार इनकी घोषणाओं की भेंट चढ़ रहा है। अरे मन की बात करने वालों, थोड़ा अन्न की भी बात किया करो, सपनों की बात करने वालों थोड़ा सच की भी बात किया करो। महोदय देश में आमदनी का कोई जरिया नहीं है,
नौकरी और रोजगार के अवसर सर्जित नहीं हो रहे हैं। आप जीडी की बात करते हैं, जीडीपी हमारे एम्बिशंस को माप सकती है, लेकिन हमारी कंडीशन को नहीं माप सकती। मिडिल क्लास के सामने बहुत सारी चुनौतियां हैं। लोग आर्थिक तंगी के लिए छोटी छोटी ज़रूरतें पूरे करने के लिए कर्ज ले रहे हैं, उसे चुका नहीं पा रहे हैं। देश में 10,000 रुपये का कर्ज लोग चुका नहीं पा रहे हैं। और हमारी अर्थव्यवस्था के हालात पर मुझे यह शेर याद आ रहा है कि दीवारें खड़ी हुई हैं, लेकिन अंदर से मकान गिर रहा है। अगर इन्हें सच्चाई से अवगत कराओ तो ये बुरा मान जाते हैं। हम इन्हें कहते हैं कि आप बीमारी को ख़त्म करो, लेकिन ये बीमारी को ख़त्म करने की बजाय बीमार को ही ख़त्म करना शुरू कर देते हैं। इस पर इतना ही कहना चाहूँगा कि मुद्दतों पुरानी दीवार को कब तक कलाकारियों से नया करते रहेंगे। बुनियाद दिन ब दिन कमज़ोर होनी ही है, दीवार रंगीन ही सही, गिरनी ही है। ये महोदय, इन्होंने इस देश के नौजवानों की आशाओं को निराशाओं में बदल दिया है। नोटबंदी ने आबाद व्यापार को बर्बाद कर दिया है, मुमकिन को नामुमकिन कर दिया है, सुख को दुख में बदल दिया है और देश की प्रगति को दुर्गति की अग्नि में झोंक दिया है। इन्होंने बेरोजगार और युवाओं पे इतना अत्याचार कर रहे हैं कि अग्निवीर की योजना लेके आए, ठीक है आप ले आए, लेकिन अब अग्निवीर का अगर कोई फॉर्म भरता है उसको 550 रुपये देना होता है और उसके ऊपर 18% GST देनी होती है। ये इन्होंने युवाओं के साथ किया है। पेज नंबर 12 पे इसी बजट में माननीय वित्त मंत्री ने मेक इन इंडिया का जिक्र किया। आपने क्या मेक इन इंडिया किया है? इन्होंने मेक इन इंडिया किया है, महंगाई में मेक इन इंडिया हुआ है, बेरोजगारी में मेक इन इंडिया हुआ है, गरीबी मेक इन इंडिया हुई है, पलायन मेक इन इंडिया, नफरत और घृणा का मेक इन इंडिया किया है इन्होंने। महोदय, जब अगर आप आगे बढ़ना चाहते हैं, देश को आगे बढ़ाना चाहते हैं, अर्थव्यवस्था को आगे बढ़ाना चाहते हैं, तो जब मुल्क में शांति, सौहार्द, प्रेम और भाईचारा होगा, समावेशी नीतियों और संवैधानिक मूल्यों के अनुरूप निर्णय लिए जाएंगे, तभी हमारी अर्थव्यवस्था आगे बढ़ेगी। अन्यथा सामाजिक सद्भाव रहेगा तो ही देश आगे बढ़ेगा, नहीं तो चंद लोगों को छोड़ के कोई आगे नहीं बढ़ेगा। महोदय, हालात खराब होने से कौमें तबाह नहीं होती, हालात खराब होने से कौमें तबाह नहीं होती, दिमाग खराब होने से कौमें तबाह होती है। और दिमाग कौन खराब कर रहा है? इन लोगों की, हम बेरोजगारी की बात कर दें, इन लोगों की, सरकार में बैठे लोगों की धार्मिक भावनाएं तुरंत, महोदय 1 मिनट लूंगा, मेरी पार्टी का समय है। इन लोगों की धार्मिक भावनाएं तुरंत आहत हो जाती है, लेकिन देश में, समाज में व्याप्त असमानता और बेरोजगारी को लेके इनकी कभी भी भावना आहत नहीं होती। खाली इनके पास धार्मिक की भावना है, मानवीय भावना नहीं है इन लोगों के पास। और मैं तो वित्त मंत्री से इतना कहना चाहूँगा कि देश में आज इतना गुस्सा, घृणा, नफरत, अहंकार है कि कुछ नेता भी फैला रहे हैं, कुछ गोदी मीडिया के चैनल भी फैला रहे हैं, आप कुछ व्यक्ति भी और कुछ इंस्टीट्यूशंस भी। तो आप, अगर आपको GST लगानी है तो आप नफरत, घृणा पे 100% GST लगाइए, ताकि हमारे देश में सामाजिक सौहार्द और सद्भाव बना रहे। महोदय, यही कहना चाहूँगा कि चुनावी वर्ष है, जैसा बिहार के बारे में बताया गया है, हम चाहते हैं बिहार आगे बढ़े, हम सब युवा हैं, चिराग भाई वहाँ बैठे वो भी युवा हैं, लेकिन खाली आप लॉलीपॉप मत दिखाइए। जैसे हम सब्जी लेने जाते हैं तो सब्जी वाला महोदय क्या करता है कि सब्जी लेने के बाद हरा धनिया और हरी मिर्च थोड़ी सी डाल देता है ना, तो उसी में तो बिहार के साथ वही हुआ है। सब्जी ले गया गुजरात, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, और इन्होंने बिहार को वो हरा धनिया की कुछ पत्तियां, वो गुच्छा भी नहीं दिया हरा धनिया का, कुछ पत्तियां और वो 1-2 हरी मिर्च डाल दी, तो लोगों को लगा कि पता नहीं बिहार को क्या मिला। ये सच्चाई नहीं है, बिहार को कुछ नहीं मिला। तो ये महोदय, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इसी बात के साथ मैं अपनी बात को समाप्त करना चाहूँगा। थैंक यू।